जानते हैं और डॉक्टर राजीव साहब यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम वो देख रहे हैं इसके मुताबिक अपने ख्याल का इज़हार फरमाएं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस जलसे के सद तमाम असातिज़ा और तमाम मारूर के मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ये तकरीर का मकाम नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम देखा और थोड़ी सी बात इल्म को लेके कर सिर्फ 5 मिनट में आपसे बात करूंगा और अपनी जगह लूंगा। 2 चीजें यहाँ मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हूँ। एक, उम्मत की हालत जो है, जो ताकत आज उम्मत के पास है, मैं समझता हूं कि इसको अगर हम समझ लें, अगर हम इस ताकत का एहसास कर लें, तो हम फिर वो मकाम पा सकते हैं जहां कभी थे। एक मिसाल देके मैं अपनी बात को शुरू करूं कि एक सर्कस में बहुत बड़ा हाथी एक बहुत छोटी चेन से बंधा था। बहुत ताकतवर हाथी था और एक बारीक चेन से बंधा था। पूछने वाले ने सर्कस के मालिक से पूछा कि इतना मजबूत हाथी है, इतनी बारीक चेन से बांधा है, ये कभी भी तोड़ के भाग सकता है, आपको डर नहीं लगता? सर्कस के मालिक ने कहा कि हमने हाथी नहीं बांधा है, हाथी की ज़हनियत को बांध दिया है। उसने कहा कि ये जब हाथी हम पकड़ के लाए थे, ये बच्चा था, उसके हिसाब से ये चैन बड़ी मजबूत थी। पहले कुछ साल इसने बड़ी कोशिश की कि इस चैन को तोड़ दे। वो जब जब कोशिश करता वो लौलोहान हो जाता। कुछ अरसे बाद इस हाथी ने इस चैन को देखा, सरखम किया और ये कबूल कर लिया कि अब ये तोड़ नहीं सकता। साल बीत गए, यह हाथी ताकतवर हो गया। अब ये जब चाहे तब इस चैन को तोड़ सकता है, लेकिन आज भी इस चैन को देखकर ये अपने आप से यही कहता है कि ये चैन मैं नहीं तोड़ सकता, और वो शायद इसीलिए कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। आज उम्मत मुसलमान का हाल ये है। आज़ादी के वक्त जो गुनाह हमने नहीं किया, जिनको जाना था वो जा चुके। हमारे अज़दाद, हमारे उलमाए दीन ने इस मुल्क को कबूल किया, हमने इस मुल्क में रहना कबूल किया। हम बाय इंडियन चॉइस है, हमारे पास मौका था, लेकिन हमने भारतीय होना कबूल किया और उसका खामियाजा और इल्जाम आज भी हमें दिया जाता है। आज हमको अपनी ताकत का एहसास करना पड़ेगा। मैं 2 बातें कह के बात खत्म कर रहा हूँ। एक, जो मेरी माँ बहनें बैठी उनसे मैं मुखातिब हूँ। एक बात याद रखिए, बच्चे को पूरी दुनिया क्या कहती है इससे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को फर्क पड़ता है इस बात से कि उसके वालिदैन उसे क्या मुखातिब करते हैं, उसे क्या कहते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करता हूँ, अगर मैं उसे बार बार कहता हूँ कि हमारे साथ तासुब है, हमारे साथ जुल्म है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो आप आने वाली पीढ़ी को अपाइज कर रहे हैं। इसका इल्जाम आपके सर जाएगा। एडिसन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, उसने अपने बच्चे को जब पहले दिन स्कूल भेजा तो दूसरे दिन स्कूल के असातिज़ा ने, टीचर ने एक चिट्ठी लिख के भेजी। बच्चा चिट्ठी लेके घर आया, अपनी माँ को दी। माँ ने चिट्ठी को पढ़ा, आंख से आंसू बहने लगे। छोटा बच्चा था, उसने माँ से पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है कि तुम रोती हो? माँ ने कहा, बेटा इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बच्चा इंतहाई ज़हीन है, दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है, मैं इसे पढ़ा नहीं सकते, हम इसे पढ़ा नहीं सकते, तो इसे कल से स्कूल ना भेजिए। एडिसन कहता है उसके बाद मैं फॉर्मल स्कूल में नहीं गया। लेकिन आज सबसे ज्यादा पेटेंट अगर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, बल्ब आप देखते तो ये एडिसन की देन है। वो एडिसन कहता है कि एक उम्र गुजरने के बाद, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के बाद, जब मैंने बहुत बड़ा मकान लिया, जब मैं अपना घर खाली कर रहा था, तो माँ की वो संदूक भी नजर आई। उस संदूक को जब खोला, उसमें वो चिट्ठी थी। अब ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि वो चिट्ठी थी, अब मैं पढ़ने के लायक हो चुका था। मैंने चिट्ठी को पढ़ा
उसमें लिखा हुआ था आपका बच्चा न्यायी बुद्धू और बेवकूफ है, हम उसको पढ़ाकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। एडिसन कहता है अगर आज मैं साइंटिस्ट बना हूं तो वो मेरे माँ के अल्फाज थे जिसने मुझे इस मकाम पर ले गया कि मैं दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान हूं। वो बात मेरे सर में, मेरे दिमाग में घर कर गई। आज हमारे वालिदैन को ये सोचने की जरूरत है कि हम बच्चों से क्या बात करते हैं, हम बच्चों से कितनी बात करते हैं, कब बात करते हैं। क्या हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उस लेवल पर उभारते हैं? आज मैंने देखा ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये हमारी उस वक्त की माएँ, उस वक्त के वालिदैन थे जो हलाल की खिलाते थे और बच्चों को इस मकाम पर पहुंचाए कि दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हमारी उम्मत से। और दूसरी बात एक बात खत्म कर रहा हूं, एक बात को आप जहनों में बिठा लीजिए। अंसार शेख का मैं किस्सा आपको बता दूं, जो जालना का लड़का आयत चलाने वाले का बच्चा, जिसको आयत बनाने के लिए उसके भाई ने खुद मजदूरी की। आप ध्यान से सुनिएगा, अंसार शेख जब पहली बार आयत बना उसने प्रेस में आके पहला लफ्ज क्या कहा जानते हैं आप? 21 साल का नौजवान फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी आईएएस, वो कहता है प्रेस में आके मी शुभम नसून शेख आहे, मी शुभम नसून शेख आहे। सारे पत्रकार परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये कौन सा स्टेटमेंट है इसका? उसने कहा आप नहीं जानते, मैं जब पढ़ाई कर रहा था पूना में और स्टडी सेंटर में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को टिफिन लगाने के लिए मैं जाता था और जब मेरा नाम अंसार शेख सुनते थे लोग मुझे टिफिन नहीं देते थे, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तेरा नाम हम शुभम बोलेंगे, उस नाम से तो टिफिन था। तो पत्रकारों ने उसे दूसरा सवाल किया, मैं आपकी बात कि अब आप उस समाज पे चिढ़ते होंगे कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारा नाम बदलने पर मजबूर किया। अंसार शेख ने कहा था कि एक बात आप भूल रहे कि जिन लोगों ने ये किया वो भी उसी समाज के थे, लेकिन उस वक्त साथ देने वाले भी उसी समाज के थे जिन्होंने मुझे टिफिन ला के दिया। ये मेरा नजरिया है, मैं किधर देखता हूँ, तकलीफ देने वालों पे देखता हूँ या जिन्होंने मुझे तकलीफ में साथ दिया। याद रखिए, आज मालूम से कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप तैयार कर सकते हैं, बच्चों को तैयार कीजिए। कुछ नहीं, हमारे दुनिया के आसिफ खान 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी में उर्दू सब्जेक्ट लेकर, ऐसा नहीं है। मैं आपको आखिरी आंकड़ा लेके बात खत्म कर रहा हूँ। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने सच्चर रिपोर्ट में यह दावा किया है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर दिगर कौमों के 100 बच्चे यूपीएससी में बैठते कॉम्पिटिटिव में तो 8 पास होने की हैसियत रखते हैं, लेकिन मुस्लिम बैठते हैं तो 25 पास करने की हिम्मत रखते हैं। हमारा सक्सेस रेशियो 25% है। फिर मसला कहाँ है? फिर मसला कहाँ है? जस्टिस राजेंद्र सच्चर से मेरी बैठ की मुलाकात हुई, जो बात कही मैं दुआ पढ़ लूंगा। जस्टिस राजेंद्र सच्चर से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई, बहुत देर तक गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझे बहुत अंदर की बात बताई। उन्होंने कहा राठी भाई, आप सच्चर के आंकड़े को बहुत जोरों शोर से बताते कि सरकारी नौकरी में 4%, इसमें 2%, उसमें 3%, लेकिन कभी वक्त मिले तो वो आंकड़े निकाल लेना कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया। कभी वक्त मिले तो पता कर लेना, अगर फैजपुर नगर पालिका में भर्ती है तो कितने मुस्लिम बच्चे फॉर्म भरते हैं। आज पुलिस भर्ती होने वाली है, कितने मुस्लिम बच्चे फॉर्म भरते हैं। आज सड़कों पे जब मैं घूमता हूँ तो देहातों में देखता हूँ कि दीगर कौमों के बच्चे सुबह उठ के रनिंग कर रहे, वो मैदानों में जंगलों में भाग रहे। हमारे कौम के कितने बच्चे तैयारी कर रहे पुलिस भर्ती की, कितने बच्चे एमपीएससी को तैयार है, कितने बच्चे यूपीएससी को तैयार कर रहे हैं। आज इतना बड़ा मजमुआ है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से आज मेरी बात सुनकर 5 नौजवान भी ये सोच ले, उनके वालिदैन भी सोच ले, क्योंकि बात याद रख लो, हुकूमत गवर्नमेंट नहीं चलाती, कोई एमपी एमएलए नहीं चलाता। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भी हुकूमत एमपी एमएलए नहीं चलाता। 5 साल बाद बेचारे को ले पड़ जाती है, अगले इलेक्शन में मेरा क्या होगा। अगर हुकूमत चलाता है तो इस देश का ब्यूरोक्रेट चलाता है, कलेक्टर चलाता है, एसपी चलाता है, जो पूरे जिले में एक होता है।
और 58 साल तक उसको कोई नहीं हटा सकता। और मुझे लगता है अगर इस मुल्क में हमें अगर हुकूमत चलाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट बनाना पड़ेंगे जो पूरी ईमानदारी से उस मुल्क की और इस मिल्लत की खिदमत करेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, आपसे बात करने का मौका दिया। हालांकि ये मौका नहीं था, बहुत शानदार प्रोग्राम हमारे एंकर साहब चला रहे थे। ये थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी बात मेरे जहनों में डाली मैंने आप तक पहुँचा दी। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।